जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन के साथ होती है तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसको समझाइए। तो देखो, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से हुई तो बन गया जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए, यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो। अपचयन का मतलब देखो, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों प्रोसेस होते हैं उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। रिडॉक्स का मतलब है, देखो ये रिडक्स RED, इसका मतलब रिडक्स, रेड ये रिडक्शन हो गया, और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन, इसलिए इसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब दोनों प्रोसेस, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती है उसको क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया। याद रखना, यहां पर यह प्रश्न बना है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ संपन्न हो उसको रिडॉक्स या ऑक्सी अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखो, इसमें ये दोनों क्रिया हो रही है। कैसे हो रही है? देखिए आप, ये जो जिंक के साथ में ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन तो हो रही है अलग। जिंक ऑक्साइड से किसका निर्माण हो रहा है? जिंक का निर्माण हो रहा है। यहां से जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन के साथ में जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। तो ये क्या है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया को चेंज करके ये प्रश्न दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसको क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसमें दोनों हो रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, ये ऑक्सीकरण, ये अपचयन। ऑक्सीजन निकल भी रही है और ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ भी रही है। तो ये अभिक्रिया हमेशा दोनों साथ साथ होती है, क्योंकि एक पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगी तो दूसरे पदार्थ के साथ में जुड़ेगी। दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया? रिडॉक्स अभिक्रिया। इस तरह से आप इसमें समझा सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ। कैसे हुआ? कि जो कार्बन है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी तो किसका निर्माण हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है। जबकि ऑक्सीजन निकली किससे? जिंक ऑक्साइड से। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस बाहर निकली, किसका निर्माण हुआ? जिंक का निर्माण हुआ। कैसी अभिक्रिया? रिडक्शन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 नंबर। इसमें लिखा है क्लोरीन तथा मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब क्या होगा? सबसे पहले आपको जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न को समझने की जरूरत है। जब तक आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है तब तक आपको उसका उत्तर देने की हिमाकत भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि प्रश्न के अंदर पूछा क्या गया है, जब तक हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसका सीधा, सरल और सटीक उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का मतलब यह है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उसमें या उसकी आप ऐसी संरचना बनाइए जिसमें हमें अपनी आंखों से इलेक्ट्रॉन दिख जाए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, नंबर 1 इज क्लोरीन गैस। पहले आता है क्लोरीन गैस, मतलब Cl2। तो देखो, क्लोरीन के दो अणु हैं, क्लोरीन यहां बना, ये क्लोरीन है और ये दूसरा क्लोरीन। क्लोरीन में आप सभी को पता है, क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, अष्टक पूरा नहीं होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन?
7। इसमें कितने होंगे? इसमें भी 7 होंगे। इस तरह से हमने इसको बता दिया। तो ये क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन? 7। ये क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब देखिए यहां पर कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध क्यों बनेगा? क्योंकि यहां पर क्लोरीन अणु का जब निर्माण होगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए दोनों क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? साझा करेंगे। इलेक्ट्रॉनों के साझा से बंध बन रहा है, इसका मतलब सहसंयोजक बंध होगा। तो देखिए इस क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन खुद के, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। इस क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। ये जो क्लोरीन है इसको अपना अष्टक पूरा करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया। और अब आप देखोगे इस क्लोरीन का अष्टक पूरा है और इस क्लोरीन का अष्टक भी पूरा है। इस तरह से इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बना है, इसलिए इसको एकल सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजक बंध। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है तो देखिए ये क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, एकल बंध के लिए दोनों के बीच में एक लाइन आ जाएगी और दोनों का अष्टक पूरा होगा, तो इस तरह से क्लोरीन गैस का निर्माण होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं रटने की जरूरत नहीं है। साइंस और बायो के अंदर, मतलब साइंस के जितने भी विषय हैं सभी के अंदर आपको एक एक बिंदु को बारीकी से समझना है। यदि आप ये सब चीजें नहीं समझेंगे तो मैं ये मानता हूं कि आप उस प्रश्न का उत्तर उतना सटीक नहीं दे पाएंगे। मतलब जो उत्तर एग्जामिनर चाहता है वो उत्तर आप नहीं दे पाओगे। इसलिए ये क्लोरीन की संरचना हो गई। दूसरा आता है इसमें मेथेन, CH4। तो देखो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। इस कार्बन के ऊपर टिका हुआ एक कंप्लीट पार्ट हमने 12th के अंदर, 11th के अंदर, हमने 10th के अंदर पढ़ा है। 10th की जो साइंस है उसके अंदर कार्बन और उसके यौगिक हमने कंप्लीट एक पार्ट पढ़ा है। इस कार्बन से संबंधित जितने भी यौगिक होते हैं उनको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के कई यौगिक है, इनको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड हमने कंप्लीट एक पार्ट पढ़ा है। कार्बन के अंदर 2 विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं? 4 संयोजकता होती है, इसलिए इसको चतुर संयोजी कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, यदि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा जाए कार्बन के 2 इंपॉर्टेंट गुण कौन से हैं, कार्बन के विशिष्ट लक्षण कौन से हैं, तो आपको बताना है कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसे 4 संयोजी कहा जाता है। इसी के साथ 4 संयोजकता होने के कारण कार्बन के अणु मिलकर जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस गुण को श्रृंखलन का गुण कहा जाता है। तो कार्बन के 2 इंपॉर्टेंट गुण कौन से? चतुर संयोजी और श्रृंखलन का गुण। तो यहां पर देखो कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ये 1 2 3 और 4। अब देखिए कितने हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं? 4। तो देखो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन के अंदर भी आपको पता है एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से बना सकते हैं। अब यहां पर मैंने देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, इनको बिंदु के रूप में बताया है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस के रूप में बताया है, ताकि आपको पता लगे कि ये इलेक्ट्रॉन किसका है। अब देखिए यहां पर अष्टक पूरा करना है, तो हाइड्रोजन की जब बात आती है, हाइड्रोजन में अष्टक पूरा नहीं होगा, बल्कि पहला कोष पूरा भरा जाएगा। जैसे ही पहला कोष पूरा भरा जाएगा, हाइड्रोजन है वो अपना अष्टक, हम ये कह सकते हैं अष्टक पूरा हो गया या उसका कोष पूर्ण भर गया। तो ये हाइड्रोजन का कोष पूरा भर गया, यहां पर भी हाइड्रोजन का कोष पूरा भर गया, यहां पर भी पूरा भर गया, यहां पर भी पूरा भर गया। तो हाइड्रोजन हो गए 3। हाइड्रोजन के अंदर देखो ये हो गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बारी आती है कार्बन की। 4 इलेक्ट्रॉन खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन वाले ले लेगा। इस हाइड्रोजन से सहसंयोजक बंध, इससे भी बंध, इससे भी बंध और
इससे भी बंद। इस तरह से कार्बन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण होता है। अब कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 खुद के और 4 एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरह से मेथेन नामक संरचना है वो बन जाती है। यहाँ पर जो बंध बने हैं, देखिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो एकल सहसंयोजक बंध का निर्माण हुआ है, और एकल सहसंयोजक बंध है उसको एक लाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए ये कार्बन है, एक लाइन इधर, ये एकल बंध, ये एकल बंध और ये एकल बंध। इस तरह से मेथेन की संरचना बन जाती है।